हेलो एंड वेलकम। हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी का यूनिट 2 का चैप्टर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसका फर्स्ट पार्ट अपने गोकुल सर के साथ कर लिया था और आज हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट जो कि है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते किसे हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से वो थ्योरी क्या कहती है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस बात को अच्छे से समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ दो टर्म्स यूज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है इकोनॉमी में भी साथ साथ चेंजेस आते हैं। यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लिंक्ड है सारे लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, and that every society follows a typical pattern of population development related population growth। यानी कि हर सोसाइटी टिपिकल यानी कि सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ का। यानी कि जैसे जैसे एक सोसाइटी में डेवलपमेंट आती है पॉपुलेशन ग्रोथ भी उसके अपने हिसाब से बढ़ती रहती है। अब आप ये एक बात हम समझेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ और किस रीजन से बढ़ सकती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में डेवलपमेंट आ रही है तो हो सकता है वहां पे माइग्रेशन बढ़ जाए, लोगों का माइग्रेंट्स आने लगे वहां पे, उस वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां की अच्छी हो जाएंगे। इसलिए एक डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पैटर्न है वो देखने को हमें मिलता है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 बेसिक फेजेस इसमें दिए हैं, तो वो स्टेजेस क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज में कहा है द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। अब इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे कि एक सोसाइटी है भाई जो कि अंडर डेवलप्ड है। उसकी क्या क्वालिटी बताई है, एक सोसाइटी है जो कि अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है। दूसरी क्वालिटी क्या बताई है, वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड भी है, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गई उस सोसाइटी की, अंडर डेवलप्ड, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। ग्रोथ रेट, अब आप खुद बताइए ऐसी सोसाइटी में ग्रोथ रेट कैसा होगा, क्या वहां की ग्रोथ हो सकेगी? नो, ग्रोथ रेट्स आर लो, वहां की ग्रोथ रेट लो होंगी। क्यों? क्योंकि वहां का डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होगा। अब आप पूछोगे कैसे हाई होगा, भाई वो एक टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड सोसाइटी है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है वो सोसाइटी, एजुकेशन लेवल वहां का इतना अच्छा नहीं है, तो वहां के लोगों को लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बर्थ कंट्रोल मेजर्स का नहीं पता होगा, जिसकी वजह से वहां का जो बर्थ रेट है वो काफी हाई होगा और डेथ रेट भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि वहां की मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस नहीं है, तो इसलिए कहा गया है डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर वेरी हाई, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा लो है। यानी कि ये सोसाइटी किसमें है, डिसइक्विलिब्रियम में है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में इक्वल वो नहीं है, यानी कि एक ये सोसाइटी डिसइक्विलिब्रियम में आ गई, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों यहाँ पे हाई हो गया। आगे बढ़ेंगे, स्टेज 3 पढ़ेंगे इसकी। The third and the last stage is also one of the low growth in a developed society। वहां पे हम बात कर रहे थे अंडर डेवलप्ड की, यहाँ हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड सोसाइटी की। अब आप कहेंगे कि अगर ये एक डेवलप्ड सोसाइटी है तो फिर यहाँ पे ग्रोथ रेट लो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही रिड्यूस कर दिए इन्होंने। अब एक डेवलप्ड सोसाइटी है, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बर्थ रेट भी कंट्रोल कर लिया एजुकेशन फैसिलिटीज से और डेथ रेट भी कंट्रोल कर लिया मेडिकल फैसिलिटीज से, ठीक है, दोनों कंट्रोल हो गए। लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों फिर से इक्विलिब्रियम में ना आकर लो चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक डिसइक्विलिब्रियम आ गया। और इसलिए यहाँ पे क्या देखी गई, लो ग्रोथ देखी गई, इस सोसाइटी में भी लो ग्रोथ देखी गई। अब इन दोनों के एक बीच की स्टेज को हम कहते हैं जो कि है स्टेज 2, ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ मूवमेंट। क्या कहा गया है उस स्टेज को, ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम अ बैकवर्ड टू एन एडवांस सोसाइटी। बैकवर्ड से एडवांस स्टेज की तरफ गए एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे कुछ अलग ही हो गया, यहाँ पे हाई रेट हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया यहाँ पे, क्योंकि डेथ रेट तो इन्होंने कंट्रोल कर लिए, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से इन्होंने डेथ रेट कंट्रोल कर लिए, इनके पास एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से डिजीज कंट्रोल हो गया, पब्लिक हेल्थ अच्छा हो गया, बेटर न्यूट्रिशन हो गया। लेकिन
डेथ रेट कंट्रोल हो गया, लेकिन इनका बर्थ रेट तो वैसा ही रहा, बर्थ रेट कंट्रोल नहीं कर पाई है। However, it takes longer for a society to adjust and alter to its reproductive behavior। अब आप ये बात लोगों को कैसे समझाओगे कि यहाँ का जो डेथ रेट है वो कंट्रोल हो चुका है, तो आप अपने बर्थ रेट के पैटर्न को भी चेंज करो। वो आप ओवर टाइम या ओवरनाइट लोगों को नहीं समझा सकते। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम for people to change or alter its reproductive behavior। ये टर्म याद रखेंगे, to alter its reproductive behavior, जो कि किसी टाइम में पॉवर्टी के टाइम में या फिर हाई डेथ रेट्स के टाइम पे जो उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रहा होगा, तब जैसा होगा उसको आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, तो वो वैसा ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई, क्योंकि वो न्यू सिचुएशन को सूट नहीं कर पाई। क्या? न्यू सिचुएशन को सूट नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, रेट्स या रेशियोज की फॉर्म में। किसमें? रेट्स या रेशियोज, बेसिकली नंबर्स की फॉर्म में। बर्थ रेट की बात करेंगे। बर्थ रेट क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, कोई कंट्री ले ली, कोई स्टेट ले ली, कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट ले लिया, वहां पे जितने भी बर्थ्स हुए, किसमें? एक ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर का लिया जाता है। उस 1 ईयर में जितने भी बर्थ्स हुए डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इनटू 1000, उसको हम कहते हैं बर्थ रेट। द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। सिमिलरली डेथ रेट की बात करते हैं। इट इज इन द सिमिलर स्टैटिस्टिक, जैसे ये काउंट होता है वैसे ये काउंट किया जाता है, बाद जैसे उसमें बर्थ्स काउंट किए जाते हैं, इसमें डेथ काउंट करी जाती है। एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेथ हुई ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम हमने बता दिया, यूजुअली 1 ईयर, गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। These statistics, अब आप कहोगे ये स्टैटिस्टिक्स मिलती कहां से? These statistics depend on the reporting of births and deaths। बर्थ्स एंड डेथ्स जितनी हुई उन फैमिलीज में, जिन जिन फैमिलीज में ये बर्थ्स और डेथ्स हो रही हैं, वहां से हमें ये रिकॉर्ड मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? ठीक है, देखते हैं। The rate of natural increase or the growth rate of population refers to the difference between birth rate and death rate। Birth rate और death rate के बीच के difference को हम बोलते हैं growth rate। ठीक है, when this difference is zero, जब birth rate और death rate के बीच का difference zero हो जाए, ठीक है, या फिर बहुत कम हो जाए, then we say that the population is stabilized। कि हाँ, अब situation सही है, population stabilize हो गई है, जितनी birth rate था, जिस level पे birth rate था उसी लेवल पे डेथ रेट आ गया है। अब स्टेबलाइजेशन की सिचुएशन है, ना एक चीज बहुत ज्यादा हाई है, ना एक चीज बहुत ज्यादा लो है, यानी कि सिचुएशन इज स्टेबलाइज, या फिर हम उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल पे भी पहुंच चुकी है कि हाँ, डाइंग आउट जो जनरेशन है उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू जनरेशन आ चुकी है। ठीक है, विच इज द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस दी, जो मैंने कहा डाइंग आउट जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए न्यू जनरेशन आ चुकी है। समटाइम्स सोसाइटी कैन एक्सपीरियंस अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। कभी कभी नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो जाता है। नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब दिस हैपेंस व्हेन द फर्टिलिटी लेवल्स आर बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। जब एक पर्टिकुलर एरिया के वुमेन का फर्टिलिटी लेवल, फर्टिलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है कि वो डाइंग आउट जनरेशंस को न्यू जनरेशन से रिप्लेस कर पाए, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट। यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला गया, जो डाइंग आउट जनरेशन है वो न्यू जनरेशन से रिप्लेस नहीं हो पा रही है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव ग्रोथ रेट। इतना समझ आ गया होगा, आई होप आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन। कितने जन्म हुए पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। कौन सी वुमेन? चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में जितनी भी वुमेन थी उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप कौन सा लिया गया है? 15 to 49 ईयर्स का होता है। 15 to 49 ईयर्स के बीच में जो वुमेन आती हैं, इस एज ग्रुप में जो वुमेन आती हैं, उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया,
उससे हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का फर्टिलिटी रेट कैसा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट कौन होता है? बेबी, स्मॉल बेबी, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चों की डेथ हो गई बिफोर दे कुड इवन रीच द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल का होने से पहले कितने बेबीज की डेथ हो गई, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डेफिनेशन पढ़ेंगे अब इसकी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स। सिमिलरली द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब मदर, मदर कितनी ऐसी मदर्स थी जो चाइल्ड बर्थ के टाइम जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, is the number of women who die in childbirth per 1000 live births। अब इसके implications पे ध्यान देंगे। high rates of infant and maternal mortality rate, अगर इनका रेट हाई हो जाता है, infant mortality और maternal mortality rate अगर हाई हो जाता है तो इसके क्या implication, क्या असर होता है, तो वो बताया गया है कि infant और maternal mortality rate का हाई हो जाना is an unambiguous means clear indicator of backwardness। जिन एरियाज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, वहां उन एरियाज को बैकवर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मतलब अच्छी नहीं है, तभी ये रेट्स इतने ड्रास्टिकली हाई हैं। डेवलपमेंट इज अकम्पनीड बाय शार्प फॉल्स इन दीज रेट्स, वहां पे डेवलपमेंट कब कहा जाएगी? जब इन रेट्स में शार्प फॉल आए। As medical facilities and level of education, awareness and prosperity increase, जब यहाँ की awareness, यहाँ के लोगों में awareness बढ़े, यहाँ की medical facilities अच्छी हो, इन areas में prosperity आए, ये rates जब कम हो, ये maternal mortality rate और infant mortality rate जब यहाँ के कम होंगे, तब माना जाएगा कि हाँ ठीक है, अब इस area में prosperity और development आ गया है। अब हम बात करेंगे, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है एक पर्सन का, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन, ठीक है। अब डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल एस्टिमेट है ये, दैट एन एवरेज पर्सन, एक आम आदमी इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, कितने ईयर्स तक एक आम आदमी एक्सपेक्टेड है कि वो जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट। क्या? एज स्पेसिफिक, यानी कि अलग अलग एज ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे इतने परसेंट यूथ में डेथ हुई, इतने परसेंट इन्फेंसी पीरियड में इतनी परसेंट डेथ हो गई, एडल्टहुड में इतनी परसेंट डेथ हो गई और ओल्ड एज में इतनी परसेंट डेथ हो गई, तो इनका कैटेगराइजेशन हो जाता है, एज स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन हो जाता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? सेक्स रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स per 1000 males in a specific area over a specific period of time. Historically, all over the world, it has been found that there are slightly more females than males. Historically ऐसा देखा गया कि females का जो count है, जो number है, वो बहुत ज़्यादा है rather than males. Despite this fact that slightly more male babies are born than female ones, nature seems to produce roughly 943 to 952 female babies for every 1000 males. ऐसा देखा गया है कि फैक्ट तो ये है कि मेल बेबी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि फीमेल ज्यादा फाउंड करी गई? तो उसका हम रीजन देखेंगे। इफ डिस्पाइट दिस फैक्ट सेक्स रेशियो इज समवॉट इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में है? फीमेल्स के। दिस सीम्स टू बी ड्यू टू 2 रीजन से ऐसा हो सकता है। फर्स्ट रीजन क्या है? गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज। गर्ल्स बेबीज का एक एडवांटेज होता है बॉय बेबीज में इन्फेंसी के टाइम पे, क्योंकि उनकी बॉडी में एक नेचुरल रेजिस्टेंस होती है, किससे? डिजीजेस से। इन्फेंसी के टाइम में गर्ल बेबीज में एक नेचुरल रेजिस्टेंस पाई जाती है रादर देन बॉय बेबीज। इसकी वजह से जो गर्ल रेशियो, जो काउंट है, उनका हाई देखा गया। सेकंड रीजन अब हम पढ़ेंगे। एट द अदर एंड ऑफ लाइफ साइकिल। अदर एंड ऑफ लाइफ साइकिल क्या होता है? अदर एंड ऑफ लाइफ साइकिल मतलब ओल्ड एज, ठीक है। वुमेन हैव टेंडेड टू आउटलिव मेन।
आउटलिव मतलब उनसे ज्यादा जी गई हैं इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और सोसाइटीज, सो दैट देयर आर मोर ओल्डर वुमेन देन मेन। इसलिए देखा गया है कि ओल्डर वुमेन ज्यादा है ओल्डर मेन से। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स, दीज टू कौन से, ये दोनों, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ये देखा गया है, क्या काउंट हमारे पास आया है, सेक्स रेशियो ऑफ रफली 1050 फीमेल्स, फीमेल ज्यादा है पर 1000 मेल्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे चेंज सिनेरियोस, क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं अब धीरे धीरे। However, it has been found that sex ratio has been declining in some countries. ऐसा देखा गया है कि कुछ कंट्रीज में सेक्स रेशियो अभी भी डिक्लाइन हो रहा है, लाइक चाइना, साउथ कोरिया और स्पेशली इंडिया। उन कंट्रीज में जो मेल्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज या फेवर करती हैं, दिस फिनोमिनन हैज बीन लिंक्ड टू प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स वही आ गए कि आज के सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं कि वो सन प्रेफरेंस ज्यादा करते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, that tend to value males much more than female, which leads to sun preference. sun preference को lead करती है and the relative neglect of girl babies, और girl babies neglect हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे एज स्ट्रक्चर की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एज स्ट्रक्चर क्या होता है? The age structure of the population refers to the proportion of persons in different age group. एज स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएंगे? अगर मैं कैटेगराइज कर दूं अलग अलग एज ग्रुप्स में लोगों को, ठीक है, ये इन्फेंसी में इतने बच्चे बिलोंग करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में इतने, लेटर चाइल्डहुड में इतने, एडल्टहुड में इतने और ओल्ड एज पीपल इतने हैं। तो एक तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, डिविजन कर दिया, उसको हम कहेंगे एज स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। द एज स्ट्रक्चर चेंजेस, ये एज स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि सेम ही रहेगा, बदलता रहता है। ये एज स्ट्रक्चर बदलता रहता है जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं या फिर पॉपुलेशन में चेंजेस आते रहते हैं। ये एज स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बदलता रहता है जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में, हमने अभी पीछे पढ़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में चेंजेस आते हैं, एज स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते रहते हैं। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंसी रेशियो की। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब डिपेंडेंट्स, ऐसे लोग जो अपनी नीड्स को फुलफिल या सेटिस्फाई करने के लिए सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स पर डिपेंडेंट हैं, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट्स, और उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। इन डिपेंडेंट्स का जो पूरा सम टोटल है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। अब आगे पढ़ते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन बिलो 15 और अबव 64। ऐसे कौन लोग होते हैं जो अपने खुद को सस्टेन करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं? या तो बहुत छोटे बच्चे या फिर बहुत ओल्ड एज पीपल। छोटे बच्चे वो छोटे हैं इसलिए खुद को सस्टेन नहीं कर सकते। ओल्ड एज पीपल अबव 64 वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू सस्टेन देमसेल्व्स टू गो आउट फॉर अ जॉब, लुक फॉर अ जॉब और डू एनीथिंग। सिमिलरली छोटे बच्चों के केस में भी यही है कि वो इतने सेल्फ केपेबल नहीं है कि वो खुद को सस्टेन कर पाए। तो इस कैटेगरी में आते हैं 15 और अबव 64 डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इन द 15-64 एज ग्रुप। द रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और इसका रेशियो परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है? द राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज अ कॉज ऑफ वरी। क्यों? जिन कंट्रीज में राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो होता है उन कंट्रीज को आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ की डेवलपमेंट हो रही है। नो, क्यों नहीं कह सकते? वो इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा डिपेंडेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा वर्किंग लोग चाहिए होंगे उनको सस्टेन करने के लिए। यानी कि डिपेंडेंट्स को सस्टेन करने का जो सारा भार है वो किनके शोल्डर्स पे आ जाएगा? वर्किंग पॉपुलेशन के। तो वही यहाँ पे कहा गया है, अ राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज अ कॉज ऑफ वरी इन कंट्रीज दैट आर फेसिंग एजिंग पॉपुलेशन। जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन मतलब बूढ़े लोग ज्यादा हैं, सिंस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ रिलेटिवली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पीपल। अगर डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वर्किंग पॉपुलेशन कम रह जाएगी, और उनको इतनी कम पॉपुलेशन को किसको संभालना है? इतने सारे डिपेंडेंट्स को। स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पीपल टू कैरी द बर्डन of providing for a relatively larger proportion of dependents. I hope आपको सोशियोलॉजी का ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।
एंड आपको सोशियोलॉजी का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कहीं से भी। हम पर्सनलाइज स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स देते हैं। आपके सारे फेवरेट टीचर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको लर्न करो पे पीडीएफ फॉर्मेट में। आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ इकट्ठा पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं ग्रुप बनाकर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। आई एम श्योर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको सोशियोलॉजी का कोई भी डाउट हो आपका इस प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाएगा। लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं आपको ताकि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सके। चैप्टर वाइज सारा सिलेबस अपडेट कर दिया जाएगा सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी के आंसर्स किस पैटर्न में लिखने हैं, किस वे में लिखने हैं, आपको आंसर कितना लेंथी होना चाहिए, कौन कौन से की पॉइंट्स होने चाहिए एक आंसर में, वो सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताया जाएगा। वो आपको मिलेगा, लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। और जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपके मैं खुद क्लियर करूंगी। लर्न करो में आपको सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सेल्फ एनालाइजिंग क्विजेस मिलेंगे। तो अब सुन लो मेरी बात, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लर्न करो का द लाइव एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम मिलेंगे सोशियोलॉजी के थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।